हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और आज आप लोगों को जानने वाले हैं एएमयू में बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है भाई साहब 15 से 17 नंबर का आता है। और बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर कहां से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोगों को बता दें, मैं आप लोगों के लिए फास्ट रिविजन करने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों का क्या है, ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके होंगे, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी उसको मैं भी डिटेल में समझाऊंगा, तो रिविजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। प्लस यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स जो हैं पीवाईक्यू तो सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें पीवाईक्यू तब तक सॉल्व नहीं होता जब तक कॉन्सेप्ट आपको ना पता हो, जब तक उसके बारे में डिटेल में आपको समझाया ना गया हो। डायरेक्ट हमने क्वेश्चन करा दिए तो भैया फायदा क्या रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो तब होगा ना जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। तो इसलिए आज मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं। तो आपको बता दें, मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव जो हैं उसके बारे में डिटेल में हम जानकारी बताएंगे, जिसमें कि ऑलरेडी 2 वीडियो इसकी मैं अपलोड कर चुका हूं, उसे आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर आप लोग देख रहे हैं हृदय, तो हृदय जो होता है इसी को हम दिल बोलते हैं। ये पूरे शरीर को, ब्लड को पंप करने का काम करता है। रक्त नलिकाएं, रक्त जो बहता है रक्त नलिकाओं में बहता है। रक्त नलिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और सिरा। धमनी जो होती है इसमें शुद्ध रुधिर बहता है, सिरा जो होती है उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध अशुद्ध का मतलब सिंपल सा इतना है कि जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो धमनी होगी, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सिरा होगी। वहन माध्यम हमारे पास रक्त होगा और लसिका होगी, ये दोनों हमारे मिल जाएंगे। तो आइए, ये तो आप लोगों के प्योर समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलो, यहां आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है हमारे पास रक्त, और ठीक है ना, रक्त है। रक्त को हम क्या बोलते हैं, रक्त को हम बोल देते हैं खून। तो हमारे शरीर के अंदर जो खून है उसी को रक्त कहा जाता है। रक्त का पीएच वैल्यू 7.3 से 4 के लगभग होती है। ये हल्का क्षारीय होता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अंदर ठोस अवयव रुधिर कणिकाएं पाई जाएंगी, जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं हैं जो ऑक्सीजन और CO2 का वहन करने का काम करेगा हीमोग्लोबिन के रूप में। हीमोग्लोबिन जो होती है इसमें आयरन धातु पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन जो होती है विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन होती है, ये भी ध्यान रखना। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड जो होता है रेड कलर का होता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। यही हमारा श्वसन वर्धक भी होता है, ये ध्यान रखना। रक्त को लाल रंग देता है श्वेत रक्त कणिकाएं, इसी को हम WBC बोलते हैं। WBC 5 प्रकार की होती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होती हैं सबसे बड़ी WBC होती हैं, लिम्फोसाइट जो होती हैं सबसे छोटी WBC होती हैं, और संख्या में सबसे अधिक न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ठीक है। शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक, तो आपको बता दें हमारा जो शरीर होता है रोगों से लड़ पाता है। क्यों? क्योंकि ये WBC जो होते हैं उन रोगाणु को मारने का काम करते हैं। ये है रक्त प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का बनाने में सहायक। तो हमारे कहीं पर कट वाला लग जाता है तो रक्त का थक्का बनाने के लिए यही काम आता है, ठीक है। यहाँ पर द्रवीय अवयव है, प्लाज्मा है। ये पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% जल होगा। शेष अवयव जैविक पदार्थ के रूप में प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। अजैविक में खनिज तत्व वगैरह होंगे, कुछ गैसेस वगैरह भी होती हैं, कुछ हार्मोन्स, विटामिन, ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्लाज्मा के अंतर्गत आती हैं। ये 45% होता है, ये 55% होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, रक्त वाहिकाएं जो होती हैं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है धमनी, धमनी को आर्टरीज कहा जाता है। दूसरे नंबर पर सिरा, सिरा को हम वेन्स बोल देते हैं, ठीक है। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो धमनी जो होगी उसका काम क्या होगा, हृदय से अंगों की तरफ ब्लड को पहुंचाने का काम करेगी, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन एक अपवाद है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी जो होती है इसमें अशुद्ध रुधिर होता है, ये भी आप ध्यान रखना, बाकी सभी में शुद्ध होगा। सिराएं, सिराएं विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती हैं, ठीक है। तो हमारे अंगों से, शरीर के अंगों से जो रुधिर है वो कहां पर आएगा, वो हमारे हृदय में आएगा, ठीक है ना। आपको बता दें इसमें एक अपवाद है, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा ऐसा सिरा होता है जिसमें शुद्ध रुधिर होता है, बाकी सब में अशुद्ध होता है। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। तो धमनी की जो भित्ति मतलब दीवार जो होगी वो कैसी होगी, मोटी होगी और अधिक लचीली भी देखने को मिलेगी। जबकि सिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। सिराएं मतलब जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है ये सिराएं हैं, जो नस्सी दिखाई दे रही है ना, ये सिराएं होती हैं।
वाल्व नहीं होते। तो आपको बताया धमनी में वाल्व देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन सिराओं में वाल्व होते हैं। वाल्व का काम होता है कि वापस रुधिर जो है लौट न जाए, उसको रोकने का काम करेगा। ये सतही नहीं होती, उत्तकों के नीचे पाई जाती हैं, तो उत्तकों के नीचे मिलेंगे। ये सतही होते हैं। सतही का मतलब ये सतह पर मिलती हैं। तो आपको बता दें, देखो ये भी आप दिखाई दे, ये नसें दिखाई दे रही हैं, ये सतह पर है, ये सतह पर है, इसका मतलब ये सिरा होंगी। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग इस चार्ट को देखो बहुत ध्यान से, काफी इंपोर्टेंट चार्ट है ये। ऐसे चार्ट से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं कहां से चलें, आप मुझे ये बता दो। ठीक है, सबसे पहले कहां चलें, फर्स्ट से चलते हैं। ये है फुफ्फुसीय सिरा, जिसमें बी ऑक्सीकृत रुधिर है। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पर प्रमुख सिरा है जो बी ऑक्सीकृत रुधिर है। ठीक है, फुफ्फुसी सिरा बी ऑक्सीकृत, देखिए यहां पर दायां अलिंद है, यहां दायां निलय है, यहां बायां अलिंद है, यहां बायां निलय है। ठीक है, तो आपको बता दें जैसे अंग है, ठीक है, अंग है, तो अंगों से अशुद्ध रुधिर जो होगा वो दाएं निलय में जाएगा, दाएं अलिंद में जाएगा। दाएं अलिंद से ये जाएगा दाएं निलय में, दाएं निलय में, दाएं निलय से होता हुआ ये कहां पर जाएगा, देखो इस तरीके से ये जाएगा, कहां से, फुफ्फुसी धमनी। तो फुफ्फुसी धमनी में बी ऑक्सी जनित रुधिर होता है, मतलब इसके अंदर जो रुधिर होगा वो CO2 युक्त होगा। ये जो होगा ये कहां पर जाएगा, फेफड़ों में। फेफड़ों का क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, यहाँ पर गैसों का शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे गैसों का शुद्धिकरण हो गया तो फुफ्फुसी सिरा के द्वारा ऑक्सीजनित रुधिर आता है। तो यहाँ पर बी है ना, बी नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत हो गया है। ऑक्सीजनित रुधिर आएगा तो शुद्ध रुधिर जो होगा बाएं अलिंद में जाएगा, बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाएगा। बाएं निलय क्या करेगा, पंप करेगा प्रमुख धमनी महाधमनियों के द्वारा। तो यहां से ऑक्सीजनित रुधिर जो होगा, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, वो शरीर के अंगों तक पहुंचा दिया जाएगा। तो यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये ऑक्सीजनित ऑक्सी, तो यहाँ बी जो है वो उसको बी को काट देना, तब आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आपको बता दें, ये भी पूछा सकता है इन दोनों के मध्य इन दोनों के मध्य जो पाया जाता है वो मिलता है त्रिवलनी कपाट। इन दोनों के बीच में एक वाल्व होता है, इसे बोलते हैं त्रिवलनी कपाट। सबसे पहले रुधिर जो होता है अशुद्ध रुधिर वो दायां निलय दायां अलिंद में आता है। सबसे पहले शुद्ध रुधिर जो होता है बाएं अलिंद में आता है। फुफ्फुसी धमनी के अंदर अशुद्ध रुधिर होगा, फुफ्फुसी सिरा के अंदर शुद्ध रुधिर होगा। ठीक है ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले छोटे होते हैं, नीचे वाले बड़े होते हैं। ठीक है, निलय जो होते हैं। आइए आगे आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। तो बिल्कुल बात सही है कि जो हार्ट हमारा है पंप की तरह काम करेगा, ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। तो निलय जो होता है, निलय के ऊपर दबाव ज्यादा पड़ता है। तो देख रहे होंगे जो निलय वाली जो भित्तियां हैं ये काफी मोटी आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, और जो रियलिटी में जो ब्लड मतलब रुधिर जो होता है वो बाएं निलय से भेजा जाता है शरीर के सभी भागों को महाधमनी के द्वारा। ये आपके सामने हार्ट है, ठीक है, दिल है ये। चलो, हृदय में उपस्थित बार बार रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करता है। ये वाली बात सही है। एक बात और ध्यान रखना कि हृदय जो हमारा होता है ना, हृदय में चार कक्ष होंगे। हृदय के चारों तरफ पेरिकार्डियम झिल्ली होती है। हृदय जो होता है बक्ष गुहा में होता है। हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय जो होता है पेरिकार्डियम झिल्ली से ढका हुआ होता है। ठीक है, हृदय के दाएं अलिंद वाले पार्ट में पेसमेकर होता है जो दिल की धड़कन को शुरू करने का काम करता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो काम की हैं। हृदय का जो भार होता है 300 ग्राम का होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पादपों में परिवहन जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा। तो देखो जाइलम, देखो पहले जाइलम पादप तंत्र का ये अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। तो जाइलम जल और खनिज लवणों का वहन करने का मुख्य काम करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पाद को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। तो पौधे के विभिन्न भागों तक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उसको पहुंचाने का ये काम करेगा।
जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रता में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर ढकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, जिसको रूट प्रेशर भी कह देते हैं। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है और यह प्रक्रम जो होता है वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। मतलब पेड़ पौधों के वायवीय भागों द्वारा जब जल को उत्सर्जित किया जाता है वाष्प के रूप में, उसी को वाष्पोत्सर्जन कहा जाएगा। ठीक है, ये देखो वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो पौधे को क्या फायदा होगा, जल के अवशोषण जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति करता है। तो जो जड़ें होंगी वो जल को अवशोषित करेंगी, ऊपर की तरफ भेजेंगी, तो जल जो होता है एक दिशा में जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ ऊपरी मुखी। पौधों में ताप नियमन में भी सहायक है। मतलब जो पौधे जो होते हैं ताप नियमन, मतलब कि बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का भी ये काम करते हैं वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, तो प्रकाश संश्लेषण में विलेय उत्पाद का वहन स्थानांतरण कहलाता है जो फ्लोएम ऊतक द्वारा होगा। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनेगा वो फ्लोएम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाएगा। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी अधोमुखी दोनों दिशा में होता है। तो आपको बता दें एनर्जी की जरूरत तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ ये जा सकता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है तथा सुक्रोज फ्लोएम तक में एटीपी ऊर्जा से प्राषण बल द्वारा स्थानांतरित करता है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जो भोजन को स्थानांतरित किया जाता है वो फ्लोएम के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, चलो छोटा सा पॉइंट और रह गया एक, देखिएगा मानव में उत्सर्जन तंत्र। तो आपने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम तो आप लोगों ने देख ही लिया, ये भी आप लोग ध्यान रखना। एक बात तो बता रहा हूं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम खुला जो होगा वो मोलस्का ऑर्थोपोडा में देखने को मिलेगा, बंद जो होगा एनेलिडा और कशेरुकी प्राणियों में देखने को मिल जाएगा। उत्सर्जन तंत्र जो है शरीर से जब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है तो वो आता है उत्सर्जन तंत्र की कैटेगरी में। वह जय प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचय क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उसी को उत्सर्जन कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से जल की सतह से विशुद्ध करने का काम करते हैं, शरीर से बाहर निकालने का काम करेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से भाग होंगे, एक जोड़ी किडनी होती है और किडनी जो होती है नेफ्रॉन की बनी होगी। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होगी जो आप लोगों को यहाँ पर ये मूत्रवाहिनी दिख रही है। एक मूत्राशय है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का, ये मूत्राशय होगा। एक मूत्र मार्ग है, तो नीचे की तरफ आपको मूत्र मार्ग दिखाई दे रहा होगा। एक बार इसे आप देख लीजिए। ये आप लोगों के सामने डायग्राम है, ये बायां किडनी है, ये वृक्कशिरा है, ये महाधमनी है, ठीक है, ये बाएं मूत्रवाहिनी है, ये महाशिरा है, और यहाँ पर नीचे की तरफ पर ये मूत्रवाहिनी तो दिखाई दे रही है, ये मूत्राशय है, नीचे की तरफ मूत्रमार्ग होगा जो शीर्ण के अंदर होता है। ठीक है, चलो वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। तो किडनी के अंदर क्या बनेगा, मूत्र बनेगा, मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य अपशिष्ट पदार्थों को वो छानकर बाहर करना है। मेरा कहने का मतलब है कि ये क्यों निकल रहा है, ये क्यों छानी जा रही है, किडनियों के द्वारा ब्लड क्यों छाना जा रहा है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो हानिकारक पदार्थ है हम उनको आसानी से बाहर बॉडी से रिलीज कर सकें। ठीक है, मूत्र का निर्माण कैसे होगा, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन के यहाँ पर कुछ भाग दे रखे हैं। केशिका गुच्छ, एक पतली भित्ति वाला रुधिर केशिकाओं का गुच्छ होता है। रुधिर केशिका गुच्छ में क्या होगा, इस वाले भाग में केशिकाओं का गुच्छ होता है। बोमेन कैप्सूल है, नलिकाकार भाग है, संग्राहक वाहिनी है। ये सभी भाग किसके हैं, ये सभी भाग नेफ्रॉन के हैं। नेफ्रॉन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये वाली जो स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हैं ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन का ये नलिकाकार भाग है, ये बोमेन संपुट वाला भाग है, ये धमनी है, ये संग्राहक वाहिनी है। ठीक है, कोशिका गुच्छ निस्यंदन, जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ से छनकर बोमेन संपुट से आ जाते हैं। वर्णात्मक पुनः अवशोषण क्या होगा, वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण, जल का पुनः अवशोषण होता है। तो इन सभी का पुनः अवशोषण पहले होगा।
नलिका स्रावण यूरिया, अतिरिक्त जल, लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं। वहां से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। मूत्राशय के दबाव द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा ये आपके सामने जो थ्योरी सी थोड़ी सी, इसमें कुछ ऐसा ज्यादा खास है नहीं है। कोशिका गुच्छ निस्यंदन में यहां पर फिल्ट्रेशन होगा अपशिष्ट पदार्थों का। पुनरावृत्त अवशोषण में जो आवश्यक चीजें होंगी वो दोबारा एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। नलिका स्रावण में जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो मूत्राशय में पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो। कृत्रिम वक्र हमेशा उसमें इस्तेमाल किया जाता है जिनकी किडनी खराब हो जाती है दारू पीने से। कृत्रिम वक्र यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगी के हृदय से कृत्रिम वक्र की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिका में पुनः अवशोषण हो जाता है। तो आपको बता दें, एक दिन में 180 लीटर ब्लड को छाना जाता है। लगभग 1 से 1.2 1.5 के लगभग मूत्र को एक दिन में उत्सर्जित किया जाता है। पेड़ पौधे को देख लो। पादप में उत्सर्जन बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रक्तिका में संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन गोंद के रूप में पुराने जाइलम में इकट्ठे किए जाते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थ अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। तो आपको बता दें, पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को निकाल रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, कोशिकीय रिक्तका है, ऑक्सीजन को भी निकाल रहे हैं, वो भी अपशिष्ट पदार्थ है। रेजिन गोंद जो है जो पुराने जाइलम में मिलते हैं, ये भी अपशिष्ट पदार्थ है। मृदा के आसपास कुछ रिलीज कर दिया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा, वो भी अपशिष्ट पदार्थ है। कभी कभी पत्तियां भी रिलीज कर दी जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने पूरे के पूरे कंप्लीट जो आप लोगों का लाइफ प्रोसेस है हमने कंप्लीट करा दिया है। पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करके जरूर जाना, जिससे कि पेपर में आपको कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वैसे 9th क्लास की हमने कंप्लीट, अगर इंग्लिश मीडियम से कोई बच्चा देख रहा है वीडियो, तो 9th और 10th क्लास के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जाइए A1 सर पर प्लेलिस्ट खोल के देखिएगा, वहां पर आपको दिखाई दे जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, 1-2 वीडियो, उन वीडियो को भी देखना। ठीक है।